हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सुदेश सर बायोलॉजी। मानव स्वास्थ्य तथा रोग के 4th लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्या होता है वैक्सीन, क्या होता है इम्यूनाइजेशन, सारी चीजें बात करेंगे। पिछला 3 लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो वो अच्छे से देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, उसके बाद ये लेक्चर आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, चलो भाई, तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम लोग वैक्सीन से शुरू करेंगे, है ना। क्या होता है वैक्सीन? तो वैक्सीन क्या होता है बेसिकली, मैं अगर वैक्सीन की बात करूं तो वैक्सीन क्या है? वैक्सीन की अगर हम बात करते हैं ना, वैक्सीन बेसिकली मान के चलो ए एक क्या है, कोई पैथोजन है। ठीक है, ए एक क्या है, कोई पैथोजन है, कोई भी ऐसा पैथोजन जो कि हमको डिसीज कॉज करा सकता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में इसके अगेंस्ट वैक्सीन डालना है। तो हम क्या करेंगे, इसी ए को ही हाफ किल्ड करके, क्या करके, हाफ किल्ड करके, हाफ किल्ड, या तो एटीन्यूएशन बोलते हैं इसी को ही, क्या बोलते हैं? एटीन्यूएशन या एटीन्यूएटेड, है ना। एटीन्यूएटेड या इसको इनएक्टिव करके, इनएक्टिव करके फिर उसका जो इनएक्टिव फॉर्म होगा ना, उसको हमारी बॉडी में क्या किया जाता है? बॉडी में क्या किया जाता है? देखो ये क्या है, एक पैथोजन है। ठीक है, पैथोजन। तो बॉडी में अब इसको क्या किया जाएगा? ओरली, ओरली या इंजेक्शन के थ्रू डाला जाता है बॉडी में। ठीक है, अब बॉडी में वो गया तो क्या करेगा? ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? प्रोवाइड इम्यूनिटी। बट ये जो इम्यूनिटी है वो किस ऑर्गेनिज्म के लिए है? तो कौन सी ऑर्गेनिज्म? ये जो ए ऑर्गेनिज्म है, ए पैथोजन है, इसी के अगेंस्ट ही इम्यूनिटी हमको प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट सेम पैथोजन। कौन सा पैथोजन? ए पैथोजन, है ना, ये वाला। ठीक है, तो मतलब कि इस ए पैथोजन को हम लोग हाफ किल्ड किए, या तो उसका छोटा सा पार्ट वैक्सीन के फॉर्म पे हमारी बॉडी में ओरली या इंजेक्शन के थ्रू इंसर्ट कराया गया, और अब ये जो हाफ किल्ड चीज है वो क्या करेगा? हाफ किल्ड पैथोजन है वो हमारी बॉडी में जाएगा और हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करेगा। हमारे जो इम्यून सिस्टम है इसके हाफ किल्ड पार्ट को एंटीजन समझ के उसके अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस करेगा? इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगा और उससे फाइट करके न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है। उसके बाद मेमोरी भी बना लेगा वो कि अच्छा ये ए वाला आया था मेरी बॉडी में। अब अगर बाद में एक्चुअली में ये ए एंटीजन या पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर करेगा तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगा जो कि हाई इंटेंसिटी का होगा। ठीक है, और एक ही बार में इस ए को किल कर देगा। ठीक है, और ये किस चीज पर बेस्ड होता है? मेमोरी पर बेस्ड होता है। ठीक है, चलो भाई, तो आगे बात करते हैं इस चीज में। ठीक है, तो याद रखेंगे वैक्सीन क्या है? एटीन्यूएटेड या इनएक्टिवेटेड पैथोजन या एंटीजेनिक पोर्शन होता है, प्रोटीन होता है किसका? पैथोजन का। ठीक है, जिसको ओरली लिया जाता है और ये हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट सेम पैथोजन। ठीक, अच्छा, अगर हम इसके हिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है, वैक्सीन के हिस्ट्री की बात करेंगे तो भाई वैक्सीन का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहली बार किसने लाया होगा? एडवर्ड जेनर ने लाया। इम्यूनिटी। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन का कॉन्सेप्ट लाया 1796 में। ठीक है, सबसे पहला आता है एडवर्ड जेनर। ठीक है, एडवर्ड जेनर, इन्होंने 1796 में वैक्सीन का कॉन्सेप्ट लाया और इनको कहा जाता है फादर ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है, एडवर्ड जेनर को क्या कहा जाता है भाई? एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ इम्यूनिटी कहा जाता है। फादर ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है, फादर ऑफ इम्यूनिटी कहा जाता है। अच्छा, दूसरा साइंटिस्ट आ जाता है हमारा, कौन? दूसरा साइंटिस्ट है लुईस पास्चर।
ठीक है, कौन है दूसरा साइंटिस्ट? लुईस पास्चर। ठीक है, लुईस पास्चर ने बहुत सारा काम किया है ना, लुईस पास्चर। तो लुईस पास्चर ने क्या किया? लुईस पास्चर ने डिस्कवर किया इनएक्टिवेटिंग द पैथोजन। ठीक है, मतलब पैथोजन को इनएक्टिवेट करने का प्रोसेस इन्होंने डिस्कवर किया, तथा इन्होंने बहुत सारे वैक्सीन बनाया, जैसे कि चिकन कॉलेरा के अगेंस्ट, एंथ्रेक्स के अगेंस्ट तथा रेबीज के अगेंस्ट इन्होंने क्या बनाया? वैक्सीन बनाया। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहली बार तो क्या किया भाई? डिस्कवर किया। क्या डिस्कवर किया? डिस्कवर द प्रोसेस ऑफ इनएक्टिवेटिंग पैथोजन। ठीक है, पैथोजन को इनएक्टिवेट क्यों किया जा रहा है भाई? पैथोजन को इनएक्टिवेट इसीलिए ही तो किया जा रहा है ताकि उसको हमारी बॉडी में इंटर कराए, तो वो हमारे बॉडी में वैक्सीन का काम करे, है ना, इनएक्टिवेटिंग पैथोजन। ठीक, और इन्होंने क्या किया? बहुत सारा वैक्सीन प्रिपेयर किया, बहुत सारा वैक्सीन प्रिपेयर किया। प्रिपेयर मैनी वैक्सीन्स। कौन कौन से वैक्सीन इन्होंने प्रिपेयर किया? तो इन्होंने प्रिपेयर किया चिकन कॉलेरा। ठीक है, कौन सी वैक्सीन? चिकन कॉलेरा। फिर इन्होंने प्रिपेयर किया कौन सा वैक्सीन? एंथ्रेक्स के लिए वैक्सीन प्रिपेयर किया। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने प्रिपेयर किया रेबीज के लिए वैक्सीन। ठीक है, किसने? लुईस पास्चर ने। ठीक है, रेबीज के लिए वैक्सीन इन्होंने प्रिपेयर किया। ठीक, लुईस पास्चर ने। चलो भाई, अब आगे हम बात करते हैं अगर तीसरे साइंटिस्ट वॉन बेहरिंग। ठीक है, तीसरा जो हमारा साइंटिस्ट आ जाता है कौन है भाई? वॉन बेहरिंग। वॉन बेहरिंग। ठीक है, वॉन बेहरिंग तीसरा साइंटिस्ट। अच्छा, वॉन बेहरिंग की खास बात क्या है? इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने डिस्कवर किया पैसिव इम्यूनाइजेशन के प्रोसेस को, तथा इन्होंने एंटी डिप्थीरियल सीरम प्रिपेयर किया। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे डिस्कवर्ड पैसिव इम्यूनाइजेशन। ठीक है, डिस्कवर पैसिव इम्यूनाइजेशन को इन्होंने डिस्कवर किया। ठीक, और इन्होंने एक एंटी डिप्थीरियल सीरम प्रोड्यूस किया। ठीक है, प्रिपेयर एंटी डिप्थीरियल सीरम, जिसको हम लोग एडीएस के नाम से जानते हैं। कैसे इस सीरम को प्रिपेयर किया इन्होंने? बाय इंजेक्टिंग डिप्थीरिया एंटीजन इनटू शीप। ठीक है, कैसे इन्होंने प्रिपेयर किया एडीएस को? बाय इंजेक्टिंग डिप्थीरिया एंटीजन इनटू शीप या भेड़ में इन्होंने डिप्थीरिया एंटीजन को इंजेक्ट किया, जिससे कि भेड़ की बॉडी में, शीप की बॉडी में क्या बना? सीरम बना, और वो फिर एंटी डिप्थीरियल सीरम के तौर पे यूज किया जाता है। ठीक है, चलो भाई, ये तो रहा हमारा क्या? वैक्सीन। अब हम अगर बात करते हैं अगला पॉइंट, वैक्सीन के बाद आ जाता है अगला पॉइंट। क्या आता है भाई वैक्सीन के बाद अगला पॉइंट? तो अगला है इम्यूनाइजेशन। क्या होता है इम्यूनाइजेशन? इम्यूनाइजेशन। ठीक है, इम्यूनाइजेशन की बात कर रहे हैं। हाँ जी, इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन का प्रिंसिपल क्या है? ये बेसिकली मेमोरी पर बेस्ड होता है। ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना, वो मेमोरी बना लेता है किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट, है ना, तो उसी के प्रिंसिपल पर ये बेस्ड होता है। ये बेस्ड होता है बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी, बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी
ऑफ इम्यून सिस्टम, मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, इम्यून सिस्टम की मेमोरी पर बेस्ड होता है। और ये दो टाइप के होते हैं भाई। ठीक है, हमारा जो इम्यूनाइजेशन है वो दो टाइप का होता है। टू टाइप्स ऑफ इम्यूनाइजेशन। टू टाइप्स ऑफ इम्यूनाइजेशन। कौन कौन से दो टाइप हैं भाई इम्यूनाइजेशन के? तो दो टाइप, पहला आता है एक्टिव और दूसरा आता है पैसिव। ठीक है, पहला एक्टिव, ठीक है, पहला आता है क्या? एक्टिव इम्यूनाइजेशन। और दूसरा आता है क्या? पैसिव इम्यूनाइजेशन। ठीक है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन, पैसिव इम्यूनाइजेशन। ठीक, तो हम बात करते हैं सबसे पहले एक्टिव इम्यूनाइजेशन की। पहला एक्टिव इम्यूनाइजेशन। ठीक, एक्टिव इम्यूनाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन में क्या होता है? एक्टिव इम्यूनाइजेशन में बेसिकली वैक्सीनाइजेशन किया जाता है, मतलब वैक्सीन लगाया जाता है ना। वैक्सीन, बेसिकली एक्टिव इम्यूनाइजेशन मतलब क्या? वैक्सीनाइजेशन किया जा रहा है। ठीक, वैक्सीनाइजेशन। अब भाई वैक्सीनाइजेशन में क्या किया जाएगा? एंटीजेनिक प्रोटीन को, मतलब पैथोजन का जो एंटीजेनिक प्रोटीन है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है हमारी बॉडी में। ठीक है, ब्लैक कलर में लिखते हैं इसको। ठीक, वैक्सीनाइजेशन ही होता है इसमें। क्या किया जाता है? एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन को, एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन को क्या किया जाता है? इंट्रोड्यूस किया जाता है। इंट्रोड्यूस इनटू बॉडी। बॉडी में एंटीजेनिक पैथोजन को एंटीजेनिक पैथोजन को या एंटीजेनिक प्रोटीन को हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिससे कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है किसके अगेंस्ट? इस एंटीजन के अगेंस्ट। ठीक है, तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट दिस पैथोजन या एंटीजन। ठीक है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुआ। और अब क्या होगा? अब एंटीबॉडी प्रोड्यूस होने के बाद उस पैथोजन को हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होगा, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, मतलब भाई यहां पर एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रहा है तो पहली बार में क्या हो रहा है? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा है यहां पर। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है यहां पर। ठीक है, और न्यूट्रलाइजेशन, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो न्यूट्रलाइज कर देता है किसको? एंटीजेनिक प्रोटीन को पहली बार में। और न्यूट्रलाइजेशन होने के साथ साथ यहां पर ये और क्या करता है? यहां पर ये मेमोरी बना लेता है पहले रिस्पॉन्स में। मेमोरी बी एंड टी सेल बना लिया पहले रिस्पॉन्स में। ठीक, अब सेकंड और थर्ड या सबसिक्वेंट जब भी ये एंटीजन हमारी बॉडी में आगे इंटर करेगा तो क्या होगा? तब मतलब बेसिकली एक्चुअल इंफेक्शन होगा। तो उस समय फिर डायरेक्टली किल कर दिया जाता है उस एंटीजन या पैथोजन को बाय प्रोड्यूसिंग मैसिव एंटीबॉडी। ठीक है, तो भाई पहली बार में तो क्या हुआ? न्यूट्रलाइज हो गया। लेकिन दूसरी बार क्या होगा? दूसरी बार फिर से अगले पेज में चल के लिखते हैं। दूसरी बार में क्या होगा कि सेकंड या एक्चुअल इंफेक्शन होगा। सेकंड या एक्चुअल, अरे एक्चुअल इंफेक्शन होगा। ठीक है, सेकंड या एक्चुअल इंफेक्शन होगा। तब क्या करेगा हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो डायरेक्टली किल बाय प्रोड्यूसिंग मैसिव एंटीबॉडी, प्रोड्यूसिंग मैसिव एंटीबॉडी। ठीक है, बहुत सारा एंटीबॉडी हमारी बॉडी बनाएगी। ठीक है, और यहां पर लिख सकते हैं इसको इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम डायरेक्टली किल
द पैथोजन बाय प्रोड्यूसिंग मैसिव एंटीबॉडी। तो ये जो हो रहा है ना, ये क्या है, सेकंड इम्यून रिस्पॉन्स है, सेकंड इम्यून रिस्पॉन्स यहां पर हो रहा है, समझ रहे हो, है ना। तो ये सेकंड इम्यून रिस्पॉन्स है, मतलब देखो पहली बार में क्या किया जाता है इम्यूनाइजेशन में कि वैक्सीन को हमारी बॉडी में डाला गया, ठीक है, जिससे कि हमारी बॉडी उस वैक्सीन को पैथोजन समझी, एंटीजन समझी और उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट किया हमारा इम्यून सिस्टम ने। ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है, क्योंकि पहली बार आ रहा है ना, तो पहली बार में हमारा बॉडी प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट किया और वहां पर फिर उस पैथोजन को न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है, क्योंकि वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म है ना, वैक्सीन क्या है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म है या हाफ किल्ड फॉर्म है वो, है ना। तो उससे हमारी बॉडी में ज्यादा हार्म तो नहीं हुआ, न्यूट्रलाइज हो गया, लेकिन वहीं पर हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो मेमोरी बना लेता है कि भाई ये पहली बार मेरी बॉडी में आया था, अब तो दूसरी बार आके दिखा, तेरे को देख लूंगा, ऐसे करके, है ना। तो जब एक्चुअल वो पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर करेगा, मतलब हाफ किल्ड भी नहीं, कंप्लीट एक्चुअल वो पैथोजन जब हमारी बॉडी में इंटर करता है, तब हमारी बॉडी को तो उसके बारे में पता है ना कि ये आ चुका है मेरी बॉडी में, है ना। तो फिर सेकंड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है, जिससे कि बहुत सारा, क्योंकि ये जो इम्यूनाइजेशन है, वैक्सीनेशन है, ये सब मेमोरी पर काम करता है ना। हमारा जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो मेमोरी पर ही बेस्ड रहता है ना। तो अगली बार जब भी वो पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर करने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा, हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है, सेकंड इम्यून रिस्पॉन्स वहां पर जनरेट होगा और जिससे कि बहुत सारा एंटीबॉडी बनेगा और फिर उसको किल कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये होता है एक्टिव इम्यूनिटी में। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में क्या किया जाता है, ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी। अब हम बात करते हैं दूसरा पैसिव इम्यूनिटी की। पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी नाम से ही पता चल रहा है भाई, हमारी बॉडी एक्टिवली काम नहीं करेगी, पैसिव तरीके से काम करेगी। तो पैसिव इम्यूनिटी में ना बाहर से डायरेक्टली एंटीबॉडी प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोवाइड एंटीबॉडी टू एन एंटीजन, ठीक है, किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट डायरेक्टली एंटीबॉडी, मतलब दवाई ही दे दे रहे हैं बाहर से, है ना। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्टली प्रोवाइड, डायरेक्टली प्रोवाइड, डायरेक्टली प्रोवाइड एंटीबॉडी टू एन एंटीजन, ठीक है, डायरेक्टली प्रोवाइड एंटीबॉडी टू एन एंटीजन। जैसे कि इसमें हम लोग लिख सकते हैं एग्जाम्पल में टिटेनस, टिटेनस, है ना। यहां पर और लिख सकते हैं क्या, एंटीबॉडी अगेंस्ट स्नेक वेनम, एंटीबॉडी अगेंस्ट स्नेक वेनम, वेनम। ये सब जो एंटीबॉडी है ना, ये प्री मेड या रेडीमेड एंटीबॉडी होता है, जो एकदम जैसे सांप वगैरह काट दिया तो वहां पर भाई हमारा इम्यून सिस्टम का वेट नहीं करते हैं कि इम्यून सिस्टम उससे लड़ेगा और फिर हमको बचाएगा, ऐसा नहीं, डायरेक्टली उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी दिया जाता है, एंटी वेनम दिया जाता है ना। ये रहा, क्योंकि इसमें हमारा इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा है, डायरेक्टली बाहर से प्री मेड ड्रग दे दे रहे हैं अपन, है ना। तो ये सारी चीजें पैसिव इम्यूनिटी के अंतर्गत आती है। अब यहां पर एक और कंसेप्ट आता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, है ना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है, मास प्रोडक्शन किया जाता है एंटीबॉडी का। और कैसे बहुत सारा मास प्रोडक्शन किया जाता है एंटीबॉडी का, तो यहां पर कुछ बैक्टीरिया और ईस्ट का यूज करते हुए मास प्रोडक्शन किया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, ठीक है भाई। चलो लिखेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है, मतलब ये हम लोग इस टेक्नोलॉजी को नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग अभी इम्यून सिस्टम के रिस्पेक्ट में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैसे यूज होता है ना। तो कैसे यूज होता है भाई, अलाउड मास प्रोडक्शन, ठीक है। ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है वो क्या अलाउ करता है, अलाउ मास प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीबॉडी का मास प्रोडक्शन किया जा रहा है यूजिंग बैक्टीरिया, ठीक है,
यीस्ट, बैक्टीरिया और ईस्ट का यूज करते हुए मास प्रोडक्शन किया जाता है। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल में आ जाता है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को बनाया जाता है किससे? ट्रांसजेनिक ईस्ट से। ठीक है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को बनाया जाता है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बनाया जाता है फ्रॉम ट्रांसजेनिक ईस्ट। ठीक है, ट्रांसजेनिक ईस्ट का की मदद से हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को बनाया जाता है। ठीक है भाई, चलो अब हम लोग टाइप्स ऑफ वैक्सीन की बात करते हैं, है ना। बहुत से अलग अलग टाइप्स के वैक्सीन पाए जाते हैं, इसको टेबल के फॉर्म पे देखते हैं, ये रहा टेबल। ठीक है, टाइप्स ऑफ वैक्सीन ध्यान से देखेंगे, इजी है, लेकिन ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूं, है ना, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है ना। तो ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, बाय हार्ट करना पड़ेगा, है ना। चलो इसको मैं स्टार मार्क कर लेता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये। चलो भाई बात करते हैं, अगर हम टाइप्स ऑफ वैक्सीन की बात करते हैं, यहां पर लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन, टॉक्सॉइड वैक्सीन एंड रिकॉम्बिनेंट एंटीजन वैक्सीन, 4 प्रकार के वैक्सीन हम लोग यहां पर देख रहे हैं। तो लाइव वैक्सीन, जिसको नेचुरल एटीन्यूएटेड वैक्सीन, इसमें क्या किया जाता है, डायरेक्टली एंटीजन, मतलब डायरेक्टली जो पैथोजन है उसको हाफ किल्ड किया जाता है, एटीन्यूएट किया जाता है और बॉडी में इंटर कराया जाता है। ठीक है, मतलब अधमरे एंटीजन, अधमरे पैथोजन को ही हमारी बॉडी में इंटर कराया जा रहा है। तो इसके एग्जांपल है स्मॉल पॉक्स, ठीक है, फिर रोटा वायरस, बीसीजी वैक्सीन, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, फिर ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन हो जाता है, सेबिन टाइप 1, ठीक है, फिर एमएमआर मिसल्स मम्स एंड रूबेला। ये सभी वैक्सीन आपको याद रखना है, किसके लिए, लाइव वैक्सीन के एग्जांपल। किल्ड वैक्सीन या इनएक्टिवेटेड में क्या किया जाता है, इसके एग्जांपल क्या हो जाते हैं, साल्क, पोलियो, आईपीवी, ठीक है, फिर वूपिंग कफ जिसको पर्टूसिस कहा जाता है, टैब फॉर टाइफॉइड, रेबीज, इन्फ्लुएंजा एंड न्यूमोनिया तथा कॉलेरा। ये सभी एग्जाम्पल हो जाते हैं हमारे किल्ड वैक्सीन के एग्जाम्पल हैं ये सब, है ना, किल्ड वैक्सीन या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। फिर टॉक्सॉइड वैक्सीन के एग्जाम्पल टिटेनस, डिप्थीरिया एंड बॉटुलिज्म, ये टॉक्सॉइड वैक्सीन। और रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, रिकॉम्बिनेंट एंटीजन वैक्सीन का एग्जांपल याद रखना, हेपेटाइटिस बी। ठीक है, चलो तो यहां पर वैक्सीन का कंसेप्ट खत्म होता है। अब हम बात करते हैं एक सिस्टम HLA सिस्टम, जिसको ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन कहा जाता है। ये सिस्टम हम लोग क्यों पढ़ते हैं, जब हमारी बॉडी में ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ठीक है, ग्राफ्टिंग वगैरह किया जाता है, तो उस केस में ये जो HLA सिस्टम है उसको पढ़ने की जरूरत होती है। क्या होता है अभी बात करते हैं, ठीक है। HLA सिस्टम, HLA सिस्टम, ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, HLA सिस्टम, ठीक है। HLA सिस्टम क्या होता है, HLA का फुल फॉर्म तो पहले आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। HLA का फुल फॉर्म होता है क्या, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, ठीक है। HLA का फुल फॉर्म होता है HLA, क्या फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, ठीक है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन HLA का फुल फॉर्म हो गया। अच्छा, पहली बार डिस्कवर्ड किया गया था ल्यूकोसाइट में। ल्यूकोसाइट मतलब क्या है भाई, WBC तो होता है ना, तो ल्यूकोसाइट का मतलब याद रखेंगे WBC, ठीक है। तो फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑन ल्यूकोसाइट WBC में पहली बार डिस्कवर किया गया था। इसे MHC मेजर हिस्टोकम्पैबिलिटी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज MHC मॉलिक्यूल, जिसको मेजर हिस्टोकम्पैबिलिटी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, ट्रांसप्लांटेशन इसी के बेस पे होता है, MHC के बेस पर ही ट्रांसप्लांटेशन होता है, ठीक है। ट्रांसप्लांटेशन
ट्रांसप्लांटेशन अकर बाय अकर बेस्ड ऑन, ठीक है, इसी के बेस पर, बेस्ड ऑन MHC, ठीक है, MHC मॉलिक्यूल के बेस पर ही ट्रांसप्लांटेशन होता है। मतलब कि मान के चलो A एक आदमी और B दूसरा आदमी, ठीक है, A के ऑर्गन को B में ट्रांसफर किया जाना है, ट्रांसप्लांट किया जाना है, ठीक है, मान के चलो कोई भी ऑर्गन हो सकता है, जरूरी नहीं है, है ना, कोई भी ऑर्गन को, A के ऑर्गन को B में ट्रांसप्लांट किया जाना है। तो B का जो इम्यून सिस्टम है ना, वो किस चीज को देखेगा, कैसे मैच कराया जाएगा, तो B का जो इम्यून सिस्टम है A के MHC को ही देखेगा, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स को चेक करेगा। अगर मैच खा रहा है, B के पास जो MHC और A के पास जो MHC है वो सेम है, तब जाकर यहां पर ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल है। अगर डिफरेंट है तो B वाला जो है ना, A के MHC को क्या करेगा, देखेगा और फिर इसके ऑर्गन को रिजेक्ट कर देगा अगर मैच नहीं खाता है ना। तो MHC के बेस पर ही यहां पर एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाता है, ठीक है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट MHC के बेस पर ही होता है, ठीक है, याद रखेंगे, MHC के बेस पर। और ये B जिसमें ट्रांसप्लांट किया जाना है वो रिजेक्ट करता है, ठीक है। चलो भाई, तो अब आगे इसके बारे में और पढ़ते हैं। हैप्लोटाइप, हैप्लोटाइप क्या होता है, बेसिकली ग्रुप ऑफ जीन होता है, ठीक, हैप्लोटाइप याद रखेंगे, हैप्लोटाइप इज अ ग्रुप ऑफ जीन, हैप्लोटाइप, ठीक है। क्या होता है भाई हैप्लोटाइप, तो हैप्लोटाइप इज अ ग्रुप ऑफ जीन विच इज प्रेजेंट ऑन अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम, ठीक है। HLA एलील होता है बेसिकली, ये क्या है, ये HLA एलील, ठीक है, HLA एलील। HLA एलील जो है कहां पर रहता है भाई, होमोलॉगस क्रोमोसोम में रहता है, 6 नंबर के क्रोमोसोम में। HLA एलील ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम 6, क्रोमोसोम 6 मतलब क्रोमोसोम नंबर 6 में रहता है, और होमोलॉगस क्रोमोसोम में रहता है HLA एलील। ये HLA एलील क्या है, ग्रुप ऑफ जीन है, ठीक है। चलो अब भाई याद रखना, एक बेबी को ना मदर और फादर से एक एक HLA हैप्लोटाइप मिलता है, याद रखेंगे, ठीक है, मदर और फादर से। ये मान के चलो यहां पर हम बनाते हैं क्या, बेबी को एक मदर से मिलेगा, ठीक है, एक मदर और एक फादर से क्या मिलता है भाई, क्या मिलता है, 1 HLA फ्रॉम बोथ, है ना, 1 HLA हैप्लोटाइप, 1 HLA, 1 HLA हैप्लोटाइप दोनों से मिलता है, हैप्लोटाइप एक एक HLA दोनों से मिलता है बेबी को, ठीक है। चलो भाई, अब याद रखेंगे सिर्फ आइडेंटिकल ट्विंस में ही आइडेंटिकल हैप्लोटाइप होते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस जो आइडेंटिकल मतलब एग्जैक्टली सेम ट्विंस होते हैं, उनमें ही हैप्लोटाइप सेम होता है, बाकी हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है, याद रखेंगे क्या, हैप्लोटाइप, ठीक है। चलो भाई, तो आइडेंटिकल ट्विंस की बात करते हैं यहां पर, ओनली आइडेंटिकल ट्विंस में ही सेम हैप्लोटाइप होता है, हैप्लोटाइप होता है, ओनली आइडेंटिकल ट्विंस में ही सेम हैप्लोटाइप होता है, ठीक है। HLA मैचिंग किया जाता है, किसमें सबसे अच्छा होगा भाई HLA मैचिंग, सेम फैमिली में, मतलब एक फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनमें ही HLA मैचिंग बहुत अच्छे से होता है। क्यों, क्योंकि भाई सेम लीनिएज है ना, सेम पेरेंट्स है ना, तो ये चीज जैसे कि अगर ट्विंस में ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जा रहा है तब तो रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, भाई भाई में, बहन बहन में, या भाई बहन में किया जा रहा है, सिबलिंग्स में किया जा रहा है ऑर्गन ट्रांसप्लांट, तो थोड़ा चांस मतलब अच्छा चांस है एक्सेप्ट होने का। फिर पेरेंट्स से बच्चे में किया जा रहा है तो भी अच्छा चांस, लेकिन दूसरा जो फैमिली है उससे ट्रांसप्लांट किया जाएगा तो चांसेस कम है, तो HLA मैचिंग ही किया जाता है, ठीक है ना, हैप्लोटाइप मैचिंग ही किया जाता है ना, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन मैचिंग किया जाता है, ठीक। तो ये जो मैचिंग है वो फैमिली में सबसे बेस्ट होता है, HLA मैचिंग। HLA मैचिंग जो है बेस्ट होता है किसमें, बेस्ट
इन फैमिली मेंबर्स। ठीक है, बेस्ट होता है किसमें एचएलए मैचिंग, फैमिली मेंबर्स के बीच में ही, है ना। चलो भाई बहन हो गया, मदर और बच्चा, फादर और बच्चा, ये सब ठीक है। अच्छा, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना जरूरी है भाई, किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। ऑर्गन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन रिक्वायर, ठीक है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में क्या रिक्वायर होता है, रिक्वायर्ड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन रिक्वायर्ड। क्या क्या रिक्वायर होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते समय, तो सबसे पहला होता है ब्लड ग्रुप मैचिंग करना बहुत जरूरी है भाई, है ना, ब्लड ग्रुप मैचिंग, ठीक, ब्लड ग्रुप मैचिंग पहला। दूसरा, प्री तथा पोस्ट ऑपरेटिव स्टेरॉइड होना चाहिए, मतलब पहले ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के पहले तथा बाद में जो दवाइयां दी जानी है, स्टेरॉइड्स दी जानी है, वो आपके पास प्रॉपर होने चाहिए, है ना। प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव स्टेरॉइड, प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव स्टेरॉइड होना चाहिए। और तीसरा आता है एमएचसी मैचिंग होनी चाहिए, ये जो टिश्यू टाइपिंग है, टिश्यू मैचिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो टिश्यू मैचिंग में क्या करते हैं, एमएचसी मॉलिक्यूल मैच करना चाहिए, एचएलए मैच करना चाहिए, एमएचसी मैचिंग, ये बहुत जरूरी है। अगर मैचिंग नहीं हो रहा है एमएचसी या टिश्यू टाइपिंग अच्छे से नहीं हो रहा है, तो क्या हो सकता है भाई, बेसिकली रिजेक्ट किया जाएगा, टाइपिंग रिजेक्ट हो जाएगा ऑर्गन, है ना। चलो, अच्छा, एमएचसी एंटीजन की थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, क्या होता है एमएचसी एंटीजन। एमएचसी एंटीजन एमएचसी एंटीजन की यहां पर हम बात कर रहे हैं, क्या होता है भाई एमएचसी एंटीजन। तो देखो, एमएचसी जो है ना, प्रेजेंट होता है हमारे सेल मेम्ब्रेन में, एमएचसी मॉलिक्यूल जो है हमारे सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ऑन सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में एमएचसी प्रेजेंट होता है। और एमएचसी जो है टू टाइप के होते हैं, टू टाइप ऑफ एमएचसी मॉलिक्यूल, एमएचसी दो टाइप ऑफ एमएचसी होता है, ठीक है। अगले पेज में लिखते हैं इसको, एमएचसी दो टाइप के एमएचसी हैं। कौन कौन से दो टाइप के एमएचसी हैं, पहला है MHC1, आपने सुना होगा, और दूसरा होता है MHC2, ठीक है। तो MHC1 की खास बात क्या है भाई, MHC1 की खास बात ये है कि ये प्रेजेंट रहता है लगभग सभी सेल में, लेकिन आरबीसी को छोड़कर, ठीक है। MHC1 जो है ना, सभी सेल में, आरबीसी को छोड़कर सभी सेल में प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल सेल एक्सेप्ट आरबीसी, आरबीसी को छोड़कर लगभग सभी सेल में एमएचसी प्रेजेंट रहता है, लेकिन मतलब MHC1, लेकिन MHC2 जो है सिर्फ और सिर्फ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट ओनली इन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जिसको शॉर्टकट में एपीसी बोलते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में प्रेजेंट रहता है, कुछ मैक्रोफेज और बी सेल तथा डेंड्राइटिक सेल में प्रेजेंट रहता है, मैक्रोफेज, ठीक है, बी सेल तथा डेंड्राइटिक सेल में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है भाई। चलो, हाँ जी, ये तो रहा हमारा एमएचसी मॉलिक्यूल जिसकी हम बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे टिश्यू ग्राफ्टिंग की, ठीक है, क्या होता है टिश्यू ग्राफ्टिंग देखेंगे, ठीक। चलो, टिश्यू ग्राफ्टिंग टिश्यू ग्राफ्टिंग टिश्यू ग्राफ्टिंग
ठीक, टिश्यू ग्राफ्टिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो टिश्यू ग्राफ्टिंग का मेन क्या होता है भाई, मतलब टिश्यू ग्राफ्टिंग मतलब क्या हो रहा है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, है ना। टिश्यू ग्राफ्टिंग में क्या कर रहे हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जा रहा है ना। तो यहाँ पर या टिश्यू ट्रांसप्लांट ये भी हो सकता है, मतलब मान के चलो किसी को बहुत बड़ा चोट लग गया है ना, तो उस चोट को भरने के लिए बहुत सारा टिश्यू की जरूरत पड़ती है, तो दूसरे से टिश्यू ले लिया जाता है, या उसी पर्सन की दूसरे बॉडी पार्ट से टिश्यू ले लिया जाता है, ठीक है। तो ये जो टिश्यू ग्राफ्टिंग है ना, बेस्ड रहता है HLA या MHC मॉलिक्यूल पर, मतलब MHC या HLA मैचिंग होनी चाहिए तभी टिश्यू ग्राफ्टिंग पॉसिबल है, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है क्या, बेस्ड ऑन HLA और MHC, बेस्ड ऑन HLA और MHC, ठीक है। HLA और MHC मैच करेगा तभी टिश्यू ग्राफ्टिंग पॉसिबल है, ठीक है। पहले टिश्यू टाइपिंग किया जाता है, मतलब टिश्यू को मैच कराया जाता है, टिश्यू टाइपिंग फर्स्ट, देन आफ्टर, देन क्या किया जाता है, टिश्यू ग्राफ्टिंग किया जाता है, टिश्यू ग्राफ्टिंग, ठीक है। पहले टिश्यू टाइपिंग किया जाएगा, टिश्यू को मैच कराया जाएगा, फिर टिश्यू ग्राफ्टिंग मतलब ट्रांसप्लांट किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहां पर जो HLA का जीन होता है, जीन ऑफ एंटीजन, मतलब कि ये बी पर्सन जो है ए के टिश्यू को मैच होगा कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा। तो बी जो है, ए के क्रोमोसोम नंबर 6 में कुछ जीन होते हैं, उनको बी डिटेक्ट करेगा और देखेगा कि भाई ये मेरे जैसा है कि नहीं, अगर है तो फिर ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल है, अगर नहीं है तो रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो 6 नंबर के क्रोमोसोम में जो जीन रहते हैं उसी को ही, मतलब HLA वाला जीन जो है, MHC वाला जीन, वो 6 नंबर के क्रोमोसोम में रहेगा ए वाले पर्सन के, उसको चेक करता है बी वाले पर्सन का जो इम्यून सिस्टम है वो, है ना। तो जीन ऑफ एंटीजन ये कहां रहता है, ऑन क्रोमोसोम 6, ठीक है, 6 नंबर के क्रोमोसोम में रहेगा। अच्छा, यहां पर साइक्लोस्पोरिन नाम का ड्रग दिया जाता है इम्यूनोसप्रेसेंट के तौर पर, ठीक है। कब, टिश्यू ग्राफ्टिंग के समय, क्योंकि इम्यून सिस्टम जो है एक्टिव रहता है और वो किसी भी तरीके से रिजेक्ट कर सकता है, तो उस इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके रखने के लिए साइक्लोस्पोरिन नाम का क्या दिया जाता है, ड्रग दिया जाता है, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन ड्रग, साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोस्पोरिन ड्रग, साइक्लोस्पोरिन ड्रग जो है दिया जाता है इम्यून, ये एक टाइप का क्या है, इम्यूनो सप्रेसेंट है, इम्यूनो सप्रेसेंट है। और ये कब दिया जाता है, गिवन ड्यूरिंग ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग के समय दिया जाता है, टिश्यू ग्राफ्टिंग के समय इस ड्रग को दिया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, अब ये जो टिश्यू ग्राफ्टिंग है ना, इसके अलग अलग टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ टिश्यू ग्राफ्टिंग, अलग अलग टाइप्स हैं भाई, टाइप्स ऑफ टिश्यू ग्राफ्टिंग। टिश्यू ग्राफ्टिंग के कुछ अलग अलग टाइप्स हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना जरूरी है भाई, ठीक है। चलो, टिश्यू ग्राफ्टिंग में सबसे पहला आता है हमारा क्या, ऑटोग्राफ्ट। ऑटोग्राफ्ट नाम से ही पता चल रहा है क्या हो सकता है भाई, ऑटोग्राफ्ट का मतलब सेम इंडिविजुअल के टिश्यू को उसी की बॉडी, मतलब मान के चलो एक पर्सन है ना, एक पर्सन है जिसके बॉडी में कहीं पर बहुत बड़ा गहरा चोट लग गया है, अब उसको भरने के लिए उसी पर्सन की बॉडी के दूसरे पार्ट से टिश्यू लिया और ट्रांसप्लांट किया, ठीक है, तो उसको ऑटोग्राफ्ट बोलते हैं, सेम इंडिविजुअल। ये ऑटोग्राफ्ट जो है वो सेम इंडिविजुअल में होता है, सेम इंडिविजुअल के टिश्यू को उसी में ही ट्रांसप्लांट किया जाता है, ठीक है, उसी की बॉडी में, तब ये ऑटोग्राफ्ट कहलाता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं, आता है आइसोग्राफ्ट। आइसोग्राफ्ट में याद रखेंगे, आई से आइसोग्राफ और आई से आइडेंटिकल ट्विंस, मतलब जो जुड़वे बच्चे होते हैं और वो भी मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, मतलब सेम जाइगोट से बने हैं, ठीक है।
तो उनको बोलते हैं इसको बोलते हैं आइसोग्राफ्ट। आइसोग्राफ्ट में आइडेंटिकल ट्विंस में ऑर्गन ट्रांसप्लांट या टिश्यू ग्राफ्टिंग किया जा रहा है, ठीक है। इन आइडेंटिकल ट्विंस या मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस में ये किया जा रहा है ना। अच्छा, सेम जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट, क्यों ऐसा होता है भाई मोनोजाइगोटिक ट्विंस में? क्योंकि यहां पर सेम जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट्स होता है, सेम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, है ना, सेम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। किसमें भाई? ये हमारा जो आइडेंटिकल ट्विंस है, इसीलिए यहां पर पॉसिबल है, ठीक। अच्छा, अब आता है होमो और एलोग्राफ्ट। होमो और एलोग्राफ्ट, तीसरा होमो और एलोग्राफ्ट, ठीक है। होमो और एलोग्राफ्ट की हम अगर बात करते हैं तो यहां पर होमो और एलोग्राफ्ट का मीनिंग क्या है? जेनेटिकली जो डिसिमिलर इंडिविजुअल हैं लेकिन स्पीशीज सेम होना चाहिए, है ना, मतलब स्पीशीज सेम है लेकिन जिनका जीन्स अलग अलग है ना, जेनेटिकली डिसिमिलर, ठीक। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या? जेनेटिकली डिसिमिलर, ठीक है, जेनेटिकली डिसिमिलर इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज, एक ही जाति के लोगों में जब ट्रांसप्लांट होगा, टिश्यू ग्राफ्टिंग होगा, तो इसको बोलते हैं होमोग्राफ्ट या एलोग्राफ्ट बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या देख सकते हैं? फैमिली मेंबर्स में, जिसको इंट्रा स्पीशीज ग्राफ्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल हम लोग यहां पर लिख सकते हैं इसका, ठीक है। एग्जाम्पल फैमिली मेंबर में, मतलब एक फैमिली में भाई का भाई में ट्रांसप्लांट किया गया, मदर का बच्चे में ट्रांसप्लांट किया गया, है ना, तो ये एक ही फैमिली मेंबर्स में ट्रांसप्लांटेशन हो जाए, है ना, फैमिली मेंबर्स, जिसको इंट्रा स्पीशीज ग्राफ्ट भी कहा जाता है, ठीक है भाई। चलो, अच्छा, चौथा आ जाता है क्या? चौथा आता है हेट्रो और जीनोग्राफ्ट, ठीक है। इसमें अलग स्पीशीज होगा, याद रखेंगे, ठीक है। चौथा हेट्रो और जीनोग्राफ्ट। हेट्रो और जीनोग्राफ्ट क्या है बेसिकली? हेट्रो और जीनोग्राफ्ट, तो हेट्रो और जीनोग्राफ में ऑर्गेनिज्म ही अलग है बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है, इसमें ऑर्गेनिज्म ही अलग है बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। अलग अलग स्पीशीज में ये चीज किया जा रहा है, ट्रांसप्लांटेशन का जो प्रोसेस है वो अलग अलग स्पीशीज में जब होगा तो इसको बोलते हैं क्या? हेट्रो या जीनोग्राफ्ट, ठीक है। अच्छा, सबसे सक्सेसफुल ग्राफ्ट किसमें होगा? तो सबसे सक्सेसफुल ग्राफ्ट खुद में ट्रांसप्लांट किया जा रहा है तब, है ना। टिश्यू ग्राफ्टिंग या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जो है सबसे सक्सेसफुल किस में होगा? सेल्फ में। फिर आइडेंटिकल ट्विंस में होगा, फिर भाई बहन में या बहन बहन में, मतलब सिबलिंग्स में होगा। फिर बच्चे मतलब पेरेंट से बच्चे में होगा, और उसके बाद फिर अनरिलेटेड स्पीशीज में। तो अगर हम लोग इसका ऑर्डर लिखते हैं, सक्सेसफुल ग्राफ्ट का ऑर्डर, ठीक है, इसको लिख लेते हैं सक्सेसफुल ग्राफ्ट का ऑर्डर, ठीक है। सक्सेसफुल ग्राफ्ट का ऑर्डर क्या है? तो सक्सेसफुल ग्राफ्ट का ऑर्डर सबसे पहले तो क्या होगा? सेल्फ में सबसे ज्यादा होगा, फिर आइडेंटिकल ट्विंस में होगा, फिर किस में होगा? आइडेंटिकल ट्विंस में होगा, और उसके बाद फिर किस में होगा भाई? सिबलिंग्स में होगा, ठीक है। आइडेंटिकल ट्विंस के बाद सिबलिंग्स, और इसके बाद किस में होगा? पेरेंट्स में होगा,
मतलब पेरेंट से बच्चे में और इसके बाद फिर अनरिलेटेड स्पीशीज में होगा, ठीक है, अनरिलेटेड स्पीशीज, ठीक है, अनरिलेटेड स्पीशीज में भी ये चीज होगा। अच्छा, अब यहां पर एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए, ठीक है। हमारी बॉडी में एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स हमने पढ़ा है, एंटीबॉडी के थ्रू जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसको, और फिर सेल के थ्रू इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसको सेल मेडिएटेड, जिसमें कि बहुत सारे सेल्स आ जाते हैं आपके, है ना, न्यूट्रोफिल हो गया, फिर मोनोसाइट हो गए, है ना, और मैक्रोफेज, ये सब सेल मेडिएटेड में आते हैं। तो सेल्स के थ्रू इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है और उसके बाद ग्राफ्ट रिजेक्शन होगा। अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है तो ऑर्गन को रिजेक्ट कर दिया जाता है, किसके द्वारा? सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स के द्वारा, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, इसको हम नोट में लिख लेते हैं यहां पर, नोट सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स is responsible for grafting, ठीक है। ग्राफ्टिंग के लिए सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबल होता है भाई, ठीक है। चलो, तो यहां पर आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अगले लेक्चर में हम लोग इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर्स की बात करेंगे, है ना, एलर्जीज वगैरह ये सब डिसऑर्डर्स होते हैं ना, उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो चलो भाई, आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे और अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।